मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज मैं थोड़ी सी कड़वी सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि हमारे देश के युवा नाराज़ क्यों हैं? अगर आप ये जान लेते तो आज शायद ये कांग्रेस पार्टी न जाने कौन कौन सी पार्टियाँ आ रही है और हमारे देश के युवा इतने नाराज़ क्यों हैं, तो इसे आप जानने की कोशिश कीजिए। मेरे तरफ से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ज्वालामुखी एक दिन में नहीं फटता। इस ज्वालामुखी के पीछे बहुत बड़ी साजिशें होती हैं या बहुत समय लगता है तब जाके ये चीज़ें बनता है। तो आज देश के बहुत सारी युवाओं की कुछ बातें हैं कि आप इस तरीके से आप अपने नाकामियों को किस तरीके से छुपाते हैं, यानी घुमाते हैं डायरेक्टली। आप जैसे कि जानते हैं लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो भी हम नीति बनाते हैं वो पारदर्शी होना चाहिए। यानी कि जब भी लीडर के अंदर तीन बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है नियत, नीति और निर्णय। तो आई होप कि आपको ये तीनों ही आता है, बिकॉज आप आई नो यू आर ए ग्रेट लीडर। बट आप ग्रेट लीडर तो हैं, लेकिन आप एक तरीके से परफेक्ट लीडर नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपकी कमियां हैं, जहां आप अपनी कमियों को घुमा के फिरा के एक तरीके से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और देश पे थोपते हैं। तो ऐसा ना करें। एक लीडर वो होता है जो अच्छे तरीके से पारदर्शी रूप से अपनी बात को रखता है और जवाब देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बातों को जवाब देंगे। आपकी जो नाकामी है, आप उस नाकामी के पीछे ही आपका विरोध है। तो क्या विरोध है? जैसे कि अपोजिट पार्टियों को आपको मौका मिल जाता है या हमारे देश के युवा लोग आपसे सवाल करते हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं 100% बिल्कुल सही हूँ, तो एक बात बता दूँ, आपको सबसे पहले तो देखिए न्यूट्रल होना चाहिए। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो किसी धार्मिक उन्माद में नहीं रहता, धर्म वगैरह से नहीं। बिकॉज आप जानते हैं कि सेकुलर कंट्री है, तो आपका विचारधारा सेकुलर होना चाहिए। या तो आप पहले राम भक्त बन जाइए या तो देशभक्त बन जाइए। आप इन दोनों में किसी एक को डिसाइड कीजिए कि राम भक्त बनना है या देशभक्त बनना है। अगर आपको देशभक्त बनना है तो देश को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो युवा हो या कोई भी व्यक्ति हो। एक और बात है कि आपसे जब हम बात करें तो आप विरोध करते हैं परिवारवाद का। तो परिवारवाद में आपके सबसे ज़्यादा नेता ही हैं जो परिवारवाद ही करते हैं। आप देखिए बिहार में जितने भी आपने, यानी कि जो भी आप वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को चुना है, वो सब भी परिवारवाद है। इसके अलावा आपने नीतीश बाबू जी को देखिए, बैकग्राउंड से आपने उसको भी कहीं ना कहीं परिवारवाद को बिना चुनाव लड़े, ये सब चीज़ें क्या है, युवाओं को विरोध का एक तरीका है। युवा यानी कि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे हैं, और जो व्यक्ति सिर्फ बैकग्राउंड फैमिली के पीछे से है, यानी परिवारवाद है, वो बिना किसी चुनाव को लड़े ही सीधा बड़े बड़े पद पे यानी मंत्री वगैरह विधायक वगैरह बन रहे हैं। तो युवा कहाँ जाएंगे जो बेरोजगार है, जिनके पास नौकरी नहीं हो रही है, इतनी सारी डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद भी। तो आप इसको एकदम पारदर्शी तरीके से जवाब दीजिए, तभी आप एक ग्रेट लीडर होते हैं। यानी कि क्या होता है कि नियत की, देखिए आपके अंदर तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि नियत, नीति और निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो नीति की अगर बात करें तो आपकी नीतियाँ बहुत सारी फेल है। अब मैं आपको काउंटिंग कराऊंगा और आपको प्रूफ भी दूंगा। इसके अलावा आपके पास नियत की बात करें तो आप मेलोडी खिलाने के लिए आप जा रहे हैं, जो कि एक कहावत है कि कौन कहता है कि बूढ़ा इश्क नहीं करता, इश्क करता पर कोई शक नहीं करता। इस तरीके की नीति आपको नहीं अपनाना चाहिए। क्या सही लगेगा आप पर? देश का प्रतिनिधि कर रहे हैं तो आपको किस तरीके का सेल्फी लेना चाहिए? क्या ये युवाएं ये सब चीज़ें देखते हैं, समझते हैं? तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियाँ भी होती है जो आप ही पे निकलेगा, क्योंकि लीडर को ये सब झेलना पड़ता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपको सोच समझ के, सिर्फ कपड़े पहन लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता या कोई भी चीज़ें बन जाता है। तो कपड़े का ड्रेसिंग सेंस आई होप कि आपका बहुत बेहतर है, सबको पसंद आता है। बट इसका मतलब नहीं है कि आप हमारे पीछे गरीबी को आप समझ जाएंगे। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग, आप ही कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन खिलाते हैं, 5 किलो जो भी अनाज वगैरह मिलता है वो खिलाते हैं। तो बताओ, जिस देश में 80 करोड़ आबादी हो, वो दिन भर में 4 कपड़े बदलेंगे। कपड़े बदलना मान सम्मान की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस बात के लिए नहीं है। लेकिन कम से कम सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। ग्रेट लीडर वही होता है जो पूरी चीज़ों पे नियंत्रण करता है, उसको सही तरीके से चलाता है, और पारदर्शी। सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र में पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी होता है। हर बात का जवाब, आपको किसी भी चीज़ को डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व होकर बात को जवाब देना चाहिए, तभी आप पे सवाल नहीं उठेंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले आप अपने ही नाकामियों के पीछे आप छुपाते हैं। सबसे पहले आप जैसे जानते हैं कि आप कृषि बिल लेकर आए थे, वहाँ आपका फेल हुआ था, फेलियर थे। आप एक तरीके से किसानों को समझा नहीं पाए थे, आपने उसके लिए सॉरी मांगा। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए, उसमें भी आपका अच्छा नहीं चला। अभी आप हाल ही में महिला आरक्षण बिल लेकर आए, उसमें भी फेल हो गए।
तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि एक साथ देखता है, साथ में बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, पेपर लीक और न जाने कुछ घोटाले भी आपके, जो आप नहीं करते लेकिन आपके पीछे जो बहुत से नेता और लोग हैं वो लोग भी आप उन पे देखिए। इसके अलावा परिवारवाद के बारे में आपने बताया कि जिस परिवारवाद को आप विरोध करते हैं, आपके ज़्यादातर पार्टी में आप ही के ज़्यादातर नेता हैं जो परिवारवाद का समर्थन करते हैं और उन जुड़े हुए हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए कोई ऐसी निश्चित आपने कोई व्यवस्था नहीं किया है जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो। कोई भी किसी भी युवा के लिए कोई ऐसी आपने संगठन या कोई ऐसी व्यवस्था आपने लिया हो जो 100% उसका फ्यूचर सिक्योर नज़र आता होता है, ऐसा कुछ हमारे देश में अभी तक कोई कानून लेकर नहीं आए। किसानों के लिए आय दोगुनी की बात आपने किया था, वो भी आपका नाकाम रहा है, वो भी आपका नहीं हुआ। तो महिला सुरक्षा की अगर बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप देखते हैं कि आपके ही बहुत से ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ शोषण करते हुए वीडियो वायरल होते रहते हैं। इस पर भी आपके कुछ नहीं जवाब आता है और ना कभी पलट के जवाब देते हैं। तो युवा के परेशान होने के बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिंपल है। आपने बोला था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं सारे सरकारी कर्मचारी से लेकर ना जाने सभी जगह पे करप्शन, भ्रष्टाचार अभी भी है और बहुत तेज़ी से है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस आपने कर दिया है। तो ये सारे मुद्दे एक साथ बनते हैं जब कहते हैं ना महंगाई, बेरोजगारी, और जब पढ़े लिखे लोग जब इतनी मेहनत करने के बाद कोई चीज़ नहीं मिलता और आपके ऐसे नेता जो बिना चुनाव लड़े ही सीधा चीफ मिनिस्टर बन जाता है, 7वीं फेल जैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ऊपर से धार्मिक उन्माद जैसी चीज़ों को आप बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं जब आप वोट मांगते हैं तो अपने मुद्दे, अपने चीज़ों पे वोट मांगना होता है, ना कि हमें यहाँ धार्मिक वगैरह उन्माद फैलाना है। आपको पता है कि आप तो चले जाएंगे या जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हो जाएगा, लेकिन ये जहर ना बच्चों को 5 साल 7 साल ये जो पढ़ने वाले बच्चों तक ये हिंदू मुस्लिम जैसी न जाने क्या क्या जाति धर्मों की चीज़ें जा रहे हैं। तो आप इसके लिए भी कोई कानून ला सकते हैं जिससे कि इस तरीके का ना हो, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को आप बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि पारदर्शी सरकार वही होता है जो हर बात का जवाब देता है। आपके पास विपक्षी पार्टी भी इन्हीं मुद्दों के लेके आपको घेरने की कोशिश करते हैं। शिक्षा व्यवस्था देखिए बिल्कुल फेल है पूरी तरह से। आपकी जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें वगैरह आ रही हैं या जो भी नई नई व्यवस्था आप ला रहे हैं वो सब बिल्कुल एकदम टोटली एक तरीके से बेकार है। उनमें कोई किसी तरीके की एक कहते हैं ना ऐसी कोई क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं है जहाँ पे मतलब वो उसका फ्यूचर सिक्योर हो, है ना। बाहर से जो जितने भी लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, मान लो अमेरिका या किसी अदर कंट्री में जाते हैं, तो उन कंट्रियों से आने के बाद वो सीधा यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हो जाता है और बड़े बड़े पद पे बैठ जाते हैं। जो कि आपको नियम बनाना चाहिए कि जो पर्टिकुलर हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजों से पढ़े हुए व्यक्ति को हिंदुस्तान में नौकरी वगैरह मिलेगी। जो बाहर से पढ़ के आता है किसी भी संवैधानिक पद पे ना वो बैठ पाएगा और ना कोई सरकारी नौकरी वगैरह मिल पाएगा। आप ये सब नीति को लाइए, लागू कीजिए, तब आप देखिए आपके अपने आप में ही कितनी चीज़ें होती हैं, बदलाव आएगा। अभी आप देखिए कोई कानून ऐसे लाते हैं जहाँ पे झूठे आरोप वगैरह, मुकदमे वगैरह किसी को फंसा दिया जाता है और उसका कोई निर्णय होता है। गरीब आदमी बार बार अदालत पे जाते हैं और उनको तारीख पे तारीख मिलती रहती है ना, कुछ भी इंसाफ नहीं मिलता। तो आप न्यायपालिका हो, हालांकि वो स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी आपके कुछ नीति और कानून ऐसे लाने चाहिए जिसमें सबको पारदर्शी मिले, किसी भी व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाया ना जाए, यानी सबको इंसाफ मिले। तो इन सब चीज़ों पे काम करने चाहिए, मुद्दे पे काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए जो पारदर्शी ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को जानने का पूरा अधिकार मिलता है। इसीलिए युवा लोग इन सब चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं वो नाराज़ है। पेपर लीक जैसे मामले ये बहुत ही ज़्यादा है, इनको डीपली और अच्छे कानून ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर कानून नहीं ला सकते। इसलिए आज ये देश में युवाओं हो और न जाने कौन कौन से दूसरे देशों से भी हमारे युवाओं को भड़का रहे हैं, तो इनको भड़कने और भड़काने वाला जो मौका दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लीडर के अंडर में ये सब चीज़ें आता है, तो इन सब पे कंट्रोल करना चाहिए। देखिए आपके गृह मंत्री जी हैं, उनके मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए उनके बेटे कभी बल्ला बैट पकड़ा नहीं है और बीसीसीआई तो छोड़िए, सीधे आईसीसी का जो अध्यक्ष बन गए। उनको कभी भी क्रिकेट खेले, आप जो जिस फील्ड का जो बेस्ट खिलाड़ी है उसको उस पर उतारिए, तब देश बदलेगा। और तभी आप 2047 को जो सपने देख रहे हैं ना, शिक्षित युवा विकसित भारत, जय भारत जय जय भारत, यानी विश्व गुरु हमारा देश बनेगा, तो ऐसे नहीं बनेगा कि आप 7वीं फेल को आप सीधा चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठाइए। कम से कम आप ध्यान तो रहें, आने वाला जो पीढ़ी होगा वो क्या कहेगा कि वो इस समाज में 13 करोड़ आबादी में कोई पढ़ा लिखा और शिक्षित और इतने समझदार नहीं है कि एक 7वीं फेल को मतलब इतने बड़े पद पे बैठाएंगे हैं। और इसके अलावा
जो हेल्थ मिनिस्टर इतने बड़े बड़े एमबीबीएस है, ना जाने कितनी सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेके बैठे हैं, उनको उस पद में उसमें जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसे सही तरीके से कंट्रोल करे। जो व्यक्ति जिस चीज़ में परफेक्ट होता है वही उस चीज़ को काम कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों मुद्दों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पास यही सब समस्याओं को सॉल्व करने की जिम्मेदारी होती है। लीडर वही होता है जो हर समस्या को समाधान करता है। आई होप आप इस चीज़ को करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और मुझे तो इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब मैं देश के विरोध को देखते हुए मैं एक एडवाइस के रूप में और मैं एक देश के नागरिक होने के नाते मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। मैं पूछने को तो बहुत कुछ है मेरे पास सवाल, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहता, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं। और ग्रेट लीडर होना और परफेक्ट लीडर होना, देयर आर सो मेनी डिफरेंस। तो आई होप कि आप एक ग्रेट लीडर के साथ परफेक्ट लीडर भी बनने की कोशिश कीजिए। और रैंकिंग की अगर बात करें तो 10 में से आपको 4.5 पॉइंट ही रेटिंग मिलेगा, बिकॉज आपके पास, मैं नहीं कह रहा हमारे देश की, अगर आप हिंदू या उनकी बात करते हैं तो भी आपको वोट सिर्फ 43 या 45% ही आबादी का मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको 55 से 60% आपके हमारे देश की आबादी आपको वोट नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब बातों पे ध्यान रखना होगा कि आप पूरी तरह से 50% भी देश के वोट नहीं ले पाते। बेशक आप सरकार बना ले, तो आपकी जिम्मेदारी है कि और मेहनत करें और देश की सुरक्षा हो। और फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी को बहुत बेहतर तरीके से एक बार रिवाइज कीजिए, उसको रीचेक कीजिए। बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें क्योंकि जो उस जगह पे जाता है उसको हर चीज़ इंटरनली पता चलता है। जैसे मैं किसी काम को करता हूँ तो उसको हमें क्या होता है कि हमें आगे के बारे में भी हमें पता होता है कि कौन सा एक्शन होने वाला है, कौन सी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। तो ये सब में जो डिसीजन मेकर है या पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं उनको फिर से विचार करना चाहिए, कैटेगरी बनाना चाहिए कि कौन हमारे परमानेंट सहयोगी देश है और कौन हमारे विरोधी देश है। इस तरीके का लिस्ट बना के जो हमारे सहयोगी है उनको हमें परमानेंटली सहयोगी ही बनाना चाहिए, और जो लोग हमारे विरोधी देश है उनको हमें किस तरीके से लेना है, ये सब इंटरनल पॉलिसी हमें बनाई जाती है। तो आप इन सब चीज़ों पे भी काम कीजिए, तभी जाके होगा। और बाकी हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि जब तक आप वहाँ हो नहीं तब तक ये सब चीज़ें आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो आई होप आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे और युवाओं के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे कि युवा विरोध ना हो और हमारा देश यानी शिक्षित युवा विकसित भारत, जय भारत, जय जय भारत के माध्यम से हमारा देश एक विश्व गुरु बने। थैंक यू सो मच। जय हिंद।